अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर के बारे में है। इस लेक्चर में हम देखेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमने इसमें कवर करना है कि एंटी डाइल्यूशन क्या होता है। ये एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। So, diluted EPS is another measure the amount of earnings each share will receive had all dilutive potential ordinary shares were in issue. यानी डायल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? दिस इज जस्ट लाइक अनदर मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग ईपीएस। अर्निंग पर शेयर ही हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन खास बात इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो उसके बाद फिर ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं आफ्टर कंसीडरिंग ऑल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। So this helps investor understand the possible future impacts of potential ordinary shares on their in earnings। कि अगर जो हमारे potential ordinary shares हैं उनका इनकी earnings पे, investors की earnings पे क्या effect आता है, अगर वो देखना हो तो आप diluted EPS calculate करते हैं। The main objective of diluted EPS is consistent with that of basic EPS। यानी कि जो बेसिक ईपीएस का ऑब्जेक्टिव है वही डाइल्यूटेड ईपीएस का ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर टेकन इनटू अकाउंट डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। यानी इसमें हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है कि हम देखते हैं कि एक शेयर पे कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है या कैसा परफॉर्म कर रही है। Noted that potential ordinary share do not impact calculation of basic EPS। जो हमारे potential ordinary shares होते हैं वो basic EPS की कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करते। यानी कि जब हम basic EPS कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम potential ordinary shares कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ potential ordinary shares कंसिडर करते हैं जब हम diluted EPS कैलकुलेट करते हैं। वो तमाम कंपनीज जो ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा अगर कोई कन्वर्टेबल या दूसरे किस्म के प्रेफरेंस शेयर्स कर रही होती हैं या जिनके पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो बेसिक ईपीएस भी रिपोर्ट करें और डाइल्यूटेड ईपीएस भी रिपोर्ट करें। Dilution is a reduction in earnings per share or increase in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options and warrants are excised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified condition। अच्छा, अब ये कहते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि ईपीएस में कमी आ जाए या लॉस में इंक्रीज हो जाए, लॉस पर शेयर इंक्रीज हो जाए। इस अजम्पशन को बेस करते हुए कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाए, कन्वर्टेड हो जाए, ऑप्शंस या वारंट्स क्या हो जाए, ये एक्सरसाइज हो जाए, या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स क्या हो कि इशू हो जाए एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन पूरी होने के बाद। यानी सम हाउ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से ईपीएस में कमी आ जाए तो वो डाइल्यूशन कहलाती है। इफ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स बिकम एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स, the earnings figure will be shared with the larger number of ordinary shares. This might dilute the EPS. The literal meaning of dilution is watering down or reduction in strength. So the earnings may also change and entities will no longer be paying interest on convertible bonds or dividends on convertible preference shares। यानी यहाँ पे ये बात डिस्कस की जा रही है कि ना सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा बल्कि अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होती है वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि वो एक्चुअली हमने अर्निंग्स में से फिर जो कन्वर्टेबल्स के या मैंडेटरी इंटरेस्ट वगैरह होता है फिर वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अब कन्वर्टेबल तो रहेंगे ही नहीं, वो तो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से फिर वो आप अर्निंग्स आमतौर पे ऐड बैक कर देते हैं, तो अर्निंग्स भी चेंज हो जाती है। सो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। बेन लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 200 मिलियन। अब 200 मिलियन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 200 मिलियन। The following shares are issued since incorporation of the company on January 1st, 2021। यानी जब कंपनी बनी थी तो ये दो शेयर्स जो नीचे दिए हुए हैं ये ऑलरेडी मौजूद थे। यानी कि 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे? 100 मिलियन के मौजूद थे। 10 रुपीस का एक शेयर था। और 20 मिलियन कौन से शेयर मौजूद थे? 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद थे, जिसकी कीमत जिसके 1 शेयर के प्राइस कितने थे? 20 रुपीस ईच थे। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि जिनका डिविडेंड्स मैंडेटरी होता है। किसी वजह से अगर कंपनी एक साल डिविडेंड पे नहीं कर पाती तो वो डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और पहले नेक्स्ट ईयर फिर वो डिविडेंड देना होता है लास्ट ईयर का। सो इसमें फिर हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि दो ट्रीटमेंट होती हैं। जनरल ट्रीटमेंट ये होती है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी एज लायबिलिटी ट्रीट करती है, तो उसकी बेस पे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और फिर कभी कभी कंपनीज या बाज आपके जो डिफरेंट ऑथर्स है उन्होंने इसको इक्विटी के तौर पे ट्रीट किया गया है। तो इक्विटी के तौर पे ट्रीट किया जाए तो फिर हम बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है ऑन दिसंबर 2022। तो जब हम 2022 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जनवरी 1 2022 से लेके दिसंबर 31 2022 तक ये शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमें टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करना है, या टाइम वाइज हमने प्रोपोर्शनेट नहीं करना, क्योंकि पूरे 12 महीने ये शेयर्स मौजूद हैं तो हमने पूरे 12 महीने ही इसको कंसिडर करना है। हम इसको एक्सेल शीट पे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक्सेल शीट शेयर कराती हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे सामने मौजूद है। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे हमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो कि मैंडेटरी होता है वो हमें कितना पे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, क्लियर कट मौजूद है कि हमने डिविडेंड 8% के हिसाब से पे करना है। तो हम पहले डिविडेंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा जो डिविडेंड्स है ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो कितना है? हमारे पास 20 मिलियन शेयर्स हैं। एक शेयर पे हमने डिविडेंड कितना देना है? 8% देना है। और एक शेयर हमारे पास कितना है? ₹20 का है। 20 ईच लिखा हुआ है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 मिलियन। जो डिविडेंड्स हैं ये हमने पे करना है। अच्छा, फिर अभी हमने डिस्कस किया कि हम देखेंगे कि इसको कंपनी ट्रीट क्या करती है। अगर हम कहते हैं कि कंपनी इसको एज एन इक्विटी ट्रीट करती है इस प्रेफरेंस शेयर को, तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? और अगर कंपनी इसको लायबिलिटी ट्रीट करती है प्रेफरेंस शेयर को, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो इक्विटी में देख लीजिए, इक्विटी ट्रीट करती है तो हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक ईपीएस में हमारे पास क्या है? बेसिक ईपीएस में हमारे पास है, हम लेते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो हमारे पास अर्निंग्स यहाँ पे क्लियर कट मौजूद है, जो कि कितनी है? 200 मिलियन की अर्निंग्स मौजूद हैं। तो अब हमारे पास अगर हम इसको इक्विटी ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने डिविडेंड्स ऑलरेडी माइनस नहीं किए हैं। तो हम 200 में से माइनस कर देंगे 32 मिलियन के डिविडेंड्स, और फिर हम इसको फाइनली डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। बेसिक जो शेयर्स होते हैं तो हम डिवाइड कर देंगे 100 मिलियन से। तो हमारे पास जो बेसिक ईपीएस का आंसर आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बेसिक ईपीएस आ जाएगा 1.6 रुपीज पर
शेयर। और अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। लायबिलिटी लायबिलिटी ट्रीट करने का मतलब है कि हम ऑलरेडी डिविडेंड माइनस कर चुके हैं, पहले से ही माइनस कर चुके हैं, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं। तो हम सिंपल प्रॉफिट लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। यानी हम क्या करेंगे, 200 को अगर हम डिवाइड कर दें 100 मिलियन शेयर से, तो हमारे पास ₹2 पर शेयर आ जाएगा बेसिक ईपीएस। तो हमने बेसिक ईपीएस दोनों तरह से कैलकुलेट करना सीखा। अगर कंपनी उसको इक्विटी ट्रीट करती है तो हम क्या करेंगे, और कंपनी अगर उसको लायबिलिटी ट्रीट करती है तो हम उसको किस तरह से बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने रफ में देखना है, या आप साइड पे या वर्किंग कैलकुलेशन आप दिखा दें कि हम देखते हैं कि जो हमारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वो इटसेल्फ इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। यानी इटसेल्फ हम उनका हम क्या उनका सिर्फ एक्सक्लूसिव आप कह लें, उनका हम कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो बेसिक ईपीएस जो हमने ये तमाम शेयर्स का कैलकुलेट किया है, ये उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये डाइल्यूट नहीं हो रहा, और अगर उससे कम है तो ये डाइल्यूट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 20 मिलियन शेयर्स हैं, और 20 मिलियन शेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 20 मिलियन शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, वन शेयर कन्वर्ट हो जाएगा, वन प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स। एक प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हमारे पास अगर हम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेबल का ईपीएस निकालें, तो आप देखिए हमारे पास जो कन्वर्टेबल के डिविडेंड है वो कितने हैं? 32। और कन्वर्टेबल कितने नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो जाएंगे? 40 मिलियन शेयर्स में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वन प्रेफरेंस शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स। सो हमारे पास 20 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो वो किसमें 20 इंटू टू कितने हो जाएंगे? 40। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 0.8 आ रहा है। 0.8 को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर से। ये बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम आना चाहिए। अगर ये बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम आ रहा है तो यस, हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम कर लेंगे। यानी कि अब हम डाइल्यूटिव अर्निंग्स पर शेयर, या हम इसको डाइल्यूटेड ईपीएस कह देते हैं, अर्निंग्स पर शेयर वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर देखें, अगर आपने इसको इक्विटी शेयर किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें से आपने, यानी कि इस 200 में जो इनकम है, प्रॉफिट है, इसमें से आपने ये डिविडेंड माइनस नहीं किया था पहले। तो जब आपने डिविडेंड माइनस नहीं किया था, तो फिर आपको डिविडेंड यहाँ पे ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 100 ऑर्डिनरी शेयर पहले से हैं, और आपने डाइल्यूटिव ऑर्डिनरी शेयर, सॉरी, इसमें आपने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ऐड किए हैं। तो फिर इससे आपका बेसिक ईपीएस निकल आएगा, बेसिकली डाइल्यूटेड ईपीएस निकल आएगा, जो कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि 1.42 आ रहा है, 1.42 पर शेयर। सो दिस 1.42 पर शेयर इज योर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। और इसको हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, आप देखें, आप चेक कर लें कि पहले 1.6 आ रहा था, अब 1.42 आ रहा है, यानी कम हो गया। तो कम हो गया, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं डाइल्यूट हो गया। अभी हमने देखा था ना, रिडक्शन इसका मतलब होता है कम होना, इसका मतलब होता है, तो कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, इसलिए हम इसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को ट्रीट कर रही है एज अ लायबिलिटी।
तो हमारे पास जो इनकम आ रही है वो 200 आ रही है। कंपनी अगर इसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 32 मिलियन का डिविडेंड आ रहा है ये कंपनी ऑलरेडी इस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर चुकी है। जब प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो वो कंपनी की एडिशनल इनकम हो जाएगी, यानी वो कंपनी सेव कर लेगी। तो इसलिए हम डिविडेंड वाली अमाउंट क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। इफ द कंपनी इज ट्रीटिंग cumulative preference shares as liability, this means the company has already deducted dividends. So now we are going to add it back in the profit attributable to the ordinary shareholders. Simply इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 100 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और हम इसमें क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे वो 40 मिलियन शेयर्स जो कि नाउ कन्वर्टेड इन द पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। अब अगर जब हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं तो इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास जो आंसर आ रहा है, नाउ इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.65 आ रहा है। अब आप चेक कर लीजिए, पहले $2 पर शेयर था और अब वो डाइल्यूट होके कम होके कितना हो गया है, 1.67। सो जब भी पॉइंट आपने याद रखना है, आपके पास जब भी कन्वर्टेबल्स आएंगे या जब भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आएंगे, चाहे कोई से भी टाइप ऑफ शेयर्स हो, तो आपने ये देखना है एक्सक्लूसिवली उस दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का आपने ईपीएस निकाल के देखना है। अगर वो बेसिक ईपीएस से कम है तो आपकी डाइल्यूशन हो जाएगी, यानी कि इफ ये आपका बेसिक ईपीएस है और ये एक्सक्लूसिव ईपीएस है, ये बेसिक ईपीएस से कम है, तो आप चेक कर लें कि बाकियों ने भी क्या किया है, उसको डाइल्यूट ही कर दिया है। जब आप कंबाइन निकालेंगे तो डाइल्यूट ही आएगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि डाइल्यूट नहीं आता है, उसको हम एंटी डाइल्यूशन कहते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अनदर प्रॉब्लम है, दिस वन, नेक्स्ट वन, एंटी डाइल्यूशन। तो पहले हम देख लेते हैं एंटी डाइल्यूशन होता क्या है और फिर हम उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। Not all potential ordinary shares are dilutive, though, and may be anti-dilutive and are disregarded in the calculation of diluted EPS। अब जो कुछ तरह के ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिससे ईपीएस कम नहीं हो रही होती, देखें डाइल्यूशन का भी हमने मतलब पढ़ा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, कमी होना। तो यहाँ पे रिडक्शन, अगर तो रिडक्शन हो ही नहीं रही ईपीएस में, इंक्रीज हो जाए, सपोज ये वाला सवाल है, इसमें 1.68 आ रहा है और डाइल्यूट होके 1.69 हो जाए, तो इसको हम फिर डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं कहते, इसको हम एंटी डाइल्यूटेड या हम इस प्रोसीजर को एंटी डाइल्यूशन कहते हैं। So, anti-dilution is an increase in EPS or reduction in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, options or warrants are exercised, or that ordinary shares are issued upon the satisfaction of specified conditions. So if there is no potential or dilutive, then diluted EPS will be equal to basic EPS। अब आपने ये बात याद रखना है, अगर डाइल्यूशन नहीं हो रही हो, एंटी डाइल्यूशन हो रही हो, तो फिर आपने उसको एंटी डाइल्यूशन की जगह उसका आंसर बेसिक जैसा लिख देना है। ये आपको कैसे समझ आएगा, ये जो बात मैं कह रही हूँ, एक हम प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम के बाद आपको उसको क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल 16 हमारे सामने है। स्ट्रोक्स लिमिटेड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियन। फॉलोइंग आर द इश्यूज, ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपको सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ये आपको 100 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हैं, 20 मिलियन आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू
वन ऑर्डिनरी शेयर। यानी अगर आपके पास दो प्रेफरेंस शेयर हैं तो वो दो प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यानी कि अब आपके पास अगर यहाँ पे 20 मिलियन कन्वर्टेबल शेयर्स हैं तो वो 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम डिविडेंड्स निकाल लेते हैं। 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं 20 ईच, तो बिल्कुल डिविडेंड इसी तरह निकलेगा, सेम यही प्रोसीजर है कि 20 ईच है। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूं तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह वर्किंग एज इट इज होगी। 32 मिलियन आपका यहाँ पे जैसे अभी हमने किया डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमने देखना है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंपनी इसको लायबिलिटी ट्रीट कर रही है या इक्विटी ट्रीट कर रही है। तो कंपनी इक्विटी ट्रीट कर रही है या लायबिलिटी ट्रीट कर रही है, दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल वही होगी। यहां तक सारा मामला क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने यहां से कुछ भी चेंज नहीं करना। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास 200 मिलियन की इनकम है, 32 मिलियन का डिविडेंड है, हम माइनस कर देंगे। अगर कंपनी इक्विटी ट्रीट कर रही है और अगर कंपनी लायबिलिटी ट्रीट कर रही है तो हम उसमें माइनस नहीं करेंगे। चेंज कहाँ पे आती है, चेंज आती है अगर आप कैलकुलेट करने लगे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। सो डाइल्यूटेड ईपीएस जैसे अभी हमने यहाँ पे वर्किंग की थी, तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे एक रफ में वर्किंग मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। किस चीज की वर्किंग, वर्किंग इफ द कन्वर्टेबल आर डाइल्यूटिव और नॉट। यानी हम देखेंगे हमारी पास कितनी जो हम इनकम सेव करेंगे वो है 32 मिलियन रुपीस। कि अगर हम कन्वर्टेबल खत्म कर दें और उसको कन्वर्ट कर दें, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दें ऑर्डिनरी शेयर में, तो फिर आपको वो डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा। तो डिविडेंड 32 हो गया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर से, टू प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू वन ऑर्डिनरी। तो 20 मिलियन कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 मिलियन में। तो अगर अब आप इसको डिवाइड करते हैं यहाँ, यानी कि मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ कर दूं, तो हमारा जो ईपीएस आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा ईपीएस आप देखें कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। किससे ज्यादा आ रहा है, हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे बेसिक ईपीएस से। दोनों सिचुएशन में आप देख लीजिए ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम की थी, दोनों सिचुएशन में बेसिक से क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो जब बेसिक से कम आता है तो हमारा डाइल्यूशन होता है, इसको हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर बेसिक से कम नहीं आ रहा होता, ज्यादा आ रहा होता है, तो इसकी एंटी डाइल्यूशन नहीं हो, इसकी डाइल्यूशन नहीं हो पाती है, तो इसकी एंटी डाइल्यूशन होती है। और एंटी डाइल्यूशन के केस में जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है उसको हम बेसिक ईपीएस ही लिख देते हैं। यानी अब यहाँ पे मैं हेडिंग क्या यहाँ पे मैं लिखूंगी डाइल्यूटेड ईपीएस। और डाइल्यूटेड ईपीएस हमारा क्या होगा, वही जो हमारा बेसिक ईपीएस था वो हमने यहाँ पे कॉपी कर देना है। एंड दिस इज द आंसर। अब सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए बता दूं कि ये जो बात मैं कर रही हूँ ये सही है या नहीं सही है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, और उसको हम किस तरह निकालते हैं कि हमारे पास अगर हम उसको इक्विटी ट्रीट कर रहे हैं तो 200 हमारे पास प्रॉफिट है। क्योंकि इक्विटी ट्रीट कर रहे हैं, हमने इसमें से डिविडेंड डिडक्ट किया ही नहीं था तो ऐड बैक करने की जरूरत नहीं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 100 मिलियन पहले से थे, 10 मिलियन बाद में हो गए, तो ये कितने हो गए, इससे हम डिवाइड कर देंगे। इसकी जरा हम कैलकुलेशन करके देख लें। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा कितना आ रहा है, 1.18। डाइल्यूशन का क्या मतलब है, डाइल्यूशन का मतलब है कमी होना। तो हमारा अगर हम यानी बेसिक, ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम है ये बेसिक है 1.68,
तो डाइल्यूटेड का मतलब है इसके बाद आंसर आपका कितना आएगा, 1.68 से कम ही आना चाहिए। अब अगर बेसिक जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.68, इसका ईपीएस हमने निकाला है डाइल्यूटेड 1.88, तो गलत निकाला है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब ही रिडक्शन होता है। ऐसी सिचुएशन में जो आपका बेसिक आ रहा है, आप उसको ही कॉपी कर देते हैं, डाइल्यूटेड की जगह लिख देते हैं। ये आईएएस 33 कहता है, अभी हमने ये रूल पढ़ा। आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने आज देखा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, और फिर हमने देखा कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, और एंटी डाइल्यूशन क्या होता है। और फिर अगर एंटी डाइल्यूशन हो जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए, तो फिर उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह हम बेसिक का आंसर कॉपी कर देते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मैं आपको एक और लेक्चर शेयर कराऊंगी, जो कि हमारा ईपीएस का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट कन्वर्टेबल्स होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो हमने एग्जैक्टली 1 जनवरी को ये मौजूद था। अगर 1 जनवरी की बजाय 1 अप्रैल हो, 1 दिसंबर हो, तो क्या सिचुएशन होती है, फिर हम टाइम प्रोपोर्शनेट भी करते हैं। तो टाइम प्रोपोर्शनेट को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है डाइल्यूटेड ईपीएस में। और अगर इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स किस तरह से डिविडेंड्स पे इफेक्ट डालता है, और हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।